युग वंदना क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए ग्रुप डी का हम लोग आज दूसरा सेट करते हैं, जो 17/8/2022 को दूसरा शिफ्ट में हुआ था। साइंस का सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन सुमेलन को दर्शाता है। देखिए, कॉपर टी का यूज कहाँ पे करते हैं? कॉपर टी का यूज करने से ये निषेचन रुक जाएगा। कॉपर टी का उपयोग करने से निषेचन रुक जाएगा और ये मुख गोलियां उपयोग करने से ये रोपण रुक जाएगा और ये कॉन्डम का उपयोग करने से शुक्राणु ग्रीवा तक नहीं जा पाएगा और ये नलिका उच्छेदन से अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी इसका आंसर देखें तो ये मिलान करने वाला ये चौथा इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है ये, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थिति प्रवाह चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा तर्जनी क्रमशः किस दिशाओं को निरूपित करता है? तो ये क्वेश्चन जानेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम लोग पिछले डिस्कशन में ही पढ़ चुके हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो मोटर चलता है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे चलता है। इस तरह से हम लोग बाएं हाथ को लेंगे और 3 अंगुली, अंगूठा के बाद तर्जनी और उसके बाद मध्यमा, तीनों को इस तरह से 90 एंगल पे करेंगे। ये अंगूठा हो गया, ये हो गया तर्जनी और ये हो गया मध्यमा। ये सारा 90 डिग्री एंगल पे करके और तीनों अंगुली करेंगे। तो ये जो अंगूठा है जो बल को बताता है, चुंबकीय बल को, और ये तर्जनी अंगूठा के बाद वाला जो उंगली है तर्जनी उसको बोलते हैं, वो दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र को। और इसके बाद वाला मध्यमा है जो धारा को बताता है, ये दूसरा क्वेश्चन। इसका आंसर कौन सा क्या पूछ रहा है? अंगूठा यानी बल को दर्शाएगा और जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3, दूसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्नलिखित में कौन सा भाग पौधे के गैसीय विनिमय में सहायक होता है? तो सबसे पहले पौधे के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पौधे के कौन से शाखा से जो गैस CO2 या O2 का विनिमय होता है, यानी पौधे के अंदर आता है और पौधे से बाहर जाता है, ये कौन सी पौधे के पार्ट से होता है? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, एक गैस का जो भी आदान प्रदान पौधे में पत्ते के माध्यम से होता है। ये पत्ता हो गया, पत्ता में एक पाया जाता है रंध्र। ये रंध्र जिसको स्टोमेटा कहते हैं, ये रंध्र हो गया स्टोमेटा, इसी को कहते हैं स्टोमेटा। इसी के द्वारा इस तरह से गोलाकार रहता है और इसी के द्वारा CO2 O2 का आदान प्रदान होता है और ये पत्ता के ऊपरी त्वचा में पाया जाता है और श्वास लेने में सहायक होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी ये भाग लेता है। ये 3 चीज़ हम लोग देखेंगे। पहले तो श्वसन में भाग लेता है, दूसरा प्रकाश संश्लेषण में भी ये रंध्र भाग लेता है, प्रकाश संश्लेषण में। और फिर ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा विद्युत मोटर के आर्मेचर का भाग है?
हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में भी प्रीवियस सेट में पढ़ चुके हैं आर्मेचर। आर्मेचर का यूज कहाँ होता है? विद्युत मोटर में। ये इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल जो मोटर पे काम करता है, इसे सेकंड वाला क्वेश्चन में देखे हैं, और उसी पे ये विद्युत मोटर आर्मेचर को देखेंगे उससे रिलेट करके। तो ये क्वेश्चन जैसे एक विद्युत मोटर बनाने के लिए सबसे पहले दो अस्थाई चुंबक लिया जाता है, दो अस्थाई चुंबक इस तरह से, और यहाँ पे एक आर्मेचर बनाएं। ये आर्मेचर हो गया, ये चुंबक हो गया मैग्नेट, ये मैग्नेट, और ये आर्मेचर हो गया आर्मेचर। और ये आर्मेचर, इसमें मृद लोहा का कोर होता है जो अस्थाई चुंबक होता है। इसमें विद्युत पास करने में चुंबकीय गुण आ जाता है, और नहीं तो ये अस्थाई चुंबक होता है। और इस पे कुंडली इस तरह से तांबा का लपेटा हुआ रहता है, इसमें कुंडली इस तरह से बना हुआ रहता है। यहाँ पे क्या एक लगा हुआ रहता है? एक यहाँ पे विभक्त वलय लगा हुआ रहता है, विभक्त वलय, और यहीं पे एक ब्रूश लगा हुआ रहता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? विद्युत मोटर के आर्मेचर, आर्मेचर का भाग क्या क्या रहता है? आर्मेचर में सबसे पहले मृद लोहा हो गया, फिर मृद लोहा या कोर इसी को बोलते हैं, ये सही है। फिर इसमें तार का कुंडली लपेटा हुआ रहता है, ये भी सही है। क्या चुंबक इस पे रहता है? नहीं, चुंबक इस पे नहीं रहता है। और इसमें क्या क्या रहता है? विभक्त वलय रहता है, ब्रूश रहता है, यानी मृद लोहा और कुंडली, ये चौथा नंबर सही है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन ग्राफ में देख के रेजिस्टेंस R1, R2, R3 शो फिगर रिलेशन बिटवीन R1, R2। यहाँ पे I दे रखा है, V दे रखा है। सबसे पहले हम लोग एक केस का अध्ययन करते हैं, यानी यहाँ पे इस तरह से ग्राफ लेते हैं, ये V और I, और ये स्लोप, दो ही स्लोप पे हम लोग देखते हैं। जैसे स्लोप होता है जो भी I बराबर R, यानी स्लोप बराबर V बटा I और बराबर R, यानी यहाँ से ये देख सकते हैं हम लोग कि स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। कब? जब V और I हो, V बटा I, V ये ऊपर वाला स्लोप में हो और I ये नीचे वाला स्लोप में हो, तब स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये यानी स्लोप अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। कब? जब V और I इस तरह से हो, V ऊपर में I इस तरह से। यहाँ पे क्या दे रखा है? ये I को यहाँ पे दे रखा है, V यहाँ पे दे रखा है। तो अब क्या हो जाएगा? इस तरह से R3, R1 और R2। यहाँ पे अब स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप इक्वल टू, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, यानी जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। ये समझ गए? जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, यानी R3 का स्लोप सबसे ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस किसका सबसे कम होगा? R3 का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। उसके बाद R1 का रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद R2 का रेजिस्टेंस होगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे I दे रखा है, यहाँ पे V दे रखा है, इस वजह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर V बटा I दे रखा होता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करते हैं, और ये R3 का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता, R1 का ज़्यादा होता, R2 का ज़्यादा होता। लेकिन केस ये दूसरा वाला दे रखा है, I यहाँ पे और V यहाँ पे, इस वजह से ये आंसर हो जाएगा R3, R1, R2, यानी ये दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। आइए इसके पहले
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रासायनिक अभिक्रिया का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया है क्या। रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सबसे पहले हम लोग को जानना होगा। यहाँ पे अपचयन अवकरण या इसी को बोलते हैं ऑक्सीकारक एजेंट। ये ऑक्सीकारक, ये तीनों में, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया का 2 पार्ट होगा। पहला पार्ट हम लोग देख रहे हैं अपचयन, अवकरण और ऑक्सीकारक। यानी ये तीनों जिसमें होता है कि ऑक्सीजन बाहर जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन बाहर जाता है, हाइड्रोजन अंदर आता है, मतलब हाइड्रोजन का यहाँ पे अटैचमेंट होता है, ऑक्सीजन का बाहर जाना होता है, प्लस में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, और ये नेगेटिव होता है। तो ये जो जिस अभिक्रिया में इस तरह का होगा वो अभिक्रिया कहा जाएगा अपचयन या अवकरण, या उसी को ऑक्सीकारक एजेंट कहेंगे। यहाँ पे देखेंगे उपचयन, ऑक्सीकरण और अवकारक एजेंट। ये तीनों, इसमें होगा ऑक्सीजन अटैच होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का त्याग किया जाएगा और इलेक्ट्रॉन त्याग करके प्लस का पॉजिटिव बनाएगा। तो ये क्या होगा, उपचयन, ऑक्सीकरण या इसी को बोलते हैं अवकारक एजेंट। ध्यान से सुनिएगा, अपचयन या अवकरण या ऑक्सीकारक, ये तीनों जिसमें ऑक्सीजन बाहर जाएगा, हाइड्रोजन अंदर आएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नेगेटिविटी बनेगा। और ये यहाँ पे उपचयन होगा, ऑक्सीकरण होगा, अवकारक एजेंट होगा, जिसमें ऑक्सीजन अटैच होगा, हाइड्रोजन त्याग करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पॉजिटिव बनेगा। ये जिस रासायनिक अभिक्रिया में ये दोनों होगा उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब हम लोग देखते हैं किस में हो रहा है, दोनों। यहाँ ZNO अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। यानी ZNO यहाँ पे त्याग कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग Zn क्या कर रहा है, ZNO का त्याग कर दिया तो क्या होगा, अपचयन या अवकरण या ऑक्सीकारक एजेंट, ये Zn हो गया। और ये कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो गया, अटैच हो गया, तो क्या हो गया, ये उपचयन, ऑक्सीकरण या अवकारक एजेंट। यानी ये बिल्कुल इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया हो रहा है, दोनों अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे MnO2 + 4HCl। यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नीज से ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें अपचयन, अवकरण और ऑक्सीकारक एजेंट हो जाएगा ये। और यहाँ 4H हाइड्रोजन में ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका उपचयन, ऑक्सीकरण और अवकारक एजेंट। अब ये तीसरा वाला में हम लोग देखते हैं, क्या हो रहा है, सोडियम और ऑक्सीजन का हो रहा है, तो Na2। यहाँ पे ये सिर्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये उपचयन, यानी ये उपचयन सिर्फ हो रहा है। इस वजह से ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगा। अगर इसमें अपचयन भी होता तो रेडॉक्स अभिक्रिया होता, इस वजह से ये गलत है। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ये 2Na2 2AgCl अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। इसका आंसर 3 ही होगा, थोड़ा डॉट है, ये तीसरा नंबर ही आंसर होगा। आइए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन,
7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन पाइसीकरण की क्रिया के समान होती है? यानी ये मनुष्य के पाचन तंत्र में कौन सी पाइसीकरण? तो सबसे पहले मनुष्य के पाचन तंत्र में जो पाइसीकरण होता है वो वसा का पाइसीकरण होता है। वसा का पाइसीकरण देखते हैं हम लोग, वसा का पाइसीकरण कैसे होता है। वसा सबसे पहले ये वसा का पाइसीकरण जो पाचन स्टार्ट होता है वो हमारे अमाशय से स्टार्ट होता है। यहाँ से अमाशय में जठर रस निकलता है, जो वसा के काफ़ी बड़े बड़े पार्ट को ये हल्का छोटा करता है। फिर उसके बाद यहाँ यकृत से पीत रस निकलता है, जो ये वसा का पाइसीकरण काफ़ी छोटे छोटे कण में तोड़ देता है, पाइसीकरण कर देता है। इसी को बोला जाता है पाइसीकरण। फिर ये यहाँ अग्नाशय से लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है। लाइपेज यहाँ पे वसा का फिर पूर्ण पाचन हो जाता है। ये वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में टूट जाता है और ये मुख पाचन होता है। यहाँ पे देखेंगे उसी तरह से साबुन का पाइसीकरण क्रिया किया जाता है। मतलब पाइसीकरण साबुन का इस तरह से होता है कि ये यहाँ पे गंदगी, इसमें जब सर्फ डालते हैं तो ये आयनीकरण होके इस तरह से जो गंदगी पार्ट है उस पे अटैच होके और इस तरह से पाइसीकरण करके तोड़ता है। तो ये इसमें कौन सा आंसर सही होगा, आइए देखते हैं हम लोग। पीत रस द्वारा क्षारीय माध्यम प्रदान किया जाता है। पीत लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिका में विघटित किया जाता है। आंसर इसका कौन सा होगा? आंसर इसका 2 हो जाएगा। यानी छोटी छोटी गोलियों में विभक्त करके इस तरह से साबुन का भी पाइसीकरण किया जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव का पात ज्ञात करें। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले V बराबर, इसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे I के सेंस में ये टोटल, ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे हम लोग, तो श्रेणी क्रम में टोटल रेजिस्टेंस होगा 4 + 6 ओम यानी 10 ओम। ये रेजिस्टेंस हो गया। V5 दे रखा है, यानी V5 दे रखा है। यहाँ रेजिस्टेंस 10 हो गया और I हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से 5 दूना, ये 2 ऊपर, यानी 0.5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध के, यानी ये जो प्रतिरोध है इस पे विभव ज्ञात करें, यानी वोल्ट ज्ञात करें। I इक्वल टू यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है, V पता नहीं है, ज्ञात करना है, और R बराबर 4 ओम है। यहाँ देखते हैं V इक्वल I 0.5, R इक्वल टू कितना हो गया? 4। ये 4 प्रतिरोध पे ज्ञात करने के लिए पूछा गया। तो यहाँ पे देखेंगे V इक्वल टू I R, I इक्वल टू कितना है? 0.5 और R 4 ओम बटा 10, 5 दूना 2 दूना, यानी 2 वोल्ट आंसर हो जाएगा। यानी ये चौथा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण करते हैं तो मुख्य उत्पाद में क्या होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले शुष्क या बुझे चूने को फॉर्मूला देखते हैं। तो ये शुष्क बुझे हुए चूने का फॉर्मूला CaOH का होल 2, और इसको क्या बोला जा रहा है कि क्लोरीकरण करने के लिए, क्लोरीकरण करने के लिए क्या हो जाएगा, इसको जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे निकलेगा CaOCl2 और प्लस में यहाँ पे H2O आएगा। ये देखते हैं CaOCl2 को क्या बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी को बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ये तीसरा नंबर। आइए हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, एक वस्तु अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस है। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को ही कहा जाता है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है। यानी एक अभिसारी लेंस है, U बराबर दे रखा है, कोई वस्तु का दूरी दे रखा है, 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, और बोला गया है लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यानी V बराबर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पूछ क्या रहा है, लेंस का आवर्धन किसके बराबर होगा। यानी M मैग्नीफाइंग लेंस के आवर्धन, लेंस का आवर्धन होता है V/U। तो हम लोग देखते हैं V कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। U वस्तु जो होता है हमेशा नेगेटिव में आता है, क्योंकि U का वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होता है। तो ये 25 - 25, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25 और नेगेटिव। इसका आंसर देखेंगे तो ये तीसरा हो जाएगा। 10 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सेन में CC बंध और कार्बन हाइड्रोजन बंध होते हैं, इस प्रकार सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी बंध, सबसे पहले सहसंयोजी बंध होता है जो एक दूसरे को आदान प्रदान करके बनाया जाता है, उसको सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन का सबसे पहले फॉर्मूला हो जाएगा ये C6H12। तो यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हो गया। और हम लोग जानते हैं कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसको सहसंयोजी बंध बनाने के बाद ये अस्थिर होता है, और ये हाइड्रोजन एक सहसंयोजी बंध बनाने के बाद ये अस्थिर होता है। तो यहाँ पे कार्बन C6H12 में देखेंगे तो यहाँ इसको 4 बंध चाहिए, और ये 4 बंध इसको भी यहाँ पे इस तरह से, ये हाइड्रोजन इस तरह से हम लोग कार्बन के बीच कौन सा बंध हो रहा है, कितने बंध हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन के बीच 6 बंध हो रहे हैं। कार्बन हाइड्रोजन के बीच 3 2 5 2 7 7 और ये 5 12। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये 12 बंध हो रहे हैं। अब पूछ रहा है तो कुल कितने सहसंयोजी बंध हो गए, तो 6 और ये 12, यानी टोटल ये 18 बंध हो जाएंगे, यानी 6 12 18। ये दूसरा नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा।
आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें ये अलैंगिक जनन जो एक लिंगी होते हैं उसमें अलैंगिक जनन होता है, जिसमें नर मादा नहीं हो, बस एक ही हो और वो प्रजनन करे, उसको बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। तो इसमें कौन सा मुकलन के अंतर्गत आता है हाइड्रा, खमीर, ये सभी एक जनन अलैंगिक जनन करते हैं। विखंडन होता है अमीबा वगैरह में, वो भी अलैंगिक जनन ही करते हैं। और बाइनरी फिजन में प्लाज्मोडियम ये सब आता है, ये भी एक तरह से अलैंगिक प्रजनन ही करते हैं। ये ग्राफ्टिंग हो गया। ग्राफ्टिंग है जो लैंगिक प्रजनन है। ग्राफ्टिंग का क्रिया जो होता है, जैसे पेड़ का डालियों में जोड़कर, जैसे यह एक पेड़ हो गया, यहाँ से इस डाली को काट के हटा के और दूसरे पेड़ को अगर इसमें जोड़ दिया जाता है, दूसरे पेड़ की डाली को जोड़ दिया जाता है और ये जो फिर से प्रजनन करता है, इसको बोला जाता है ग्राफ्टिंग। यानी यह एक क्या है? लैंगिक प्रजनन। इसका आंसर हो जाएगा ये दूसरा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक गोलीय दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी f के पदों में बराबर होगा। तो हम लोग वक्रता केंद्र ध्रुव गोलीय दर्पण, सबसे पहले गोलीय दर्पण हम लोग जानते हैं। गोलीय दर्पण का दो पार्ट होता है, पहला हो गया अवतल और दूसरा हो गया उत्तल। तो हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र देखते हैं अवतल दर्पण में। ये दर्पण हो गया अवतल दर्पण। यहाँ पे क्या होता है? दर्पण के बीच में पोल होता है और इस पोल से गुजरने वाले पोल के पास जो भी एक सीधी रेखा गुजरता है और यहाँ पे मुख अक्ष इसको कहा जाता है। मुख अक्ष पे ही ये फोकस होता है, फोकस दूरी, और इसी अक्ष पे सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, और यहाँ इसको, और ये इन्फिनिटी, ये 3 लाइन, और ये यहाँ पे r/2 और ये r/2, यानी यहाँ से फोकस से दूरी और ये फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी बराबर होता है। यानी इसको P से C तक की दूरी को R बोल सकते हैं और बाकी ये मिडिल में होता है F। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का, इसकी फोकस दूरी के पदों के बराबर होगा। यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, यानी ये दूरी अगर इसको r/2 यानी इसको r/2 के जगह हम लोग इसको f मान लेते हैं और इसको भी f मान लेते हैं, दोनों तो दूरी बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? 2f के बराबर, यानी f पदों के बराबर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ बीच की दूरी, C से P की बीच की दूरी टोटल क्या हो जाएगा? 2f के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये 14। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15। Which factor lead scientists towards classification of elements? यानी कौन से कारण थे जो साइंटिस्ट को क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की ज़रूरत पड़ा? तो देखते हैं, सबसे पहला डिफरेंट मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब हो गया तत्वों के संश्लेषण के विभिन्न तरीके। जाहिर सी बात है, एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्यों? तत्वों के विभिन्न संश्लेषण के विभिन्न तरीके के कारण। और ये डिफरेंट सोर्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी विभिन्न स्रोत, ये भी सही है। प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट, जाहिर सी बात है एलिमेंट्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी है, तो ये तीनों सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल
कुल कोषों की संख्या। देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले ये देखते हैं कार्बन का ये परमाणु संख्या 6 होता है, तो परमाणु संख्या से ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो पहला कोष में क्या होता है 2, 8, 18, 32, तो इसके पास 6 ही परमाणु संख्या है। तो देखते हैं पहला कोष में 1, 2 ही रहता है, दूसरा कोष में 1, 2, 3, 4, यानी इसके पास कितने कुल संख्या कितने हो जाएगा विन्यास इलेक्ट्रॉन में सब कुल संख्या कितनी है कोषों के, तो ये हो जाएगा 1 और 2, 16 का ये 2 आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं हम लोग। एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों के लिए किसके बराबर होगा? आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग गोलीय दर्पण फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r पदों के बराबर है। यानी यहाँ पे गोलीय दर्पण, एक दर्पण लेते हैं हम लोग, गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा P पोलर, वक्रता ये पोलर, यहाँ पे एक सीधी लाइन, यहाँ पे F हो जाएगा, यहाँ पे C वक्रता केंद्र, बोल रहा है फोकस और वक्रता केंद्र के भी, यहाँ से यहाँ टोटल दूरी क्या होता है ये R होता है, और ये R/2 और ये R/2, यानी ये हब पे फोकल होता है। तो बोल रहा है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या हो जाएगा R/2, यानी इसका आंसर ये 17 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। यहाँ पे देखेंगे पोटैटो जूस टर्निंग ब्लू ब्लैक, यानी पोटैटो जूस हम लोग देखेंगे। पोटैटो जूस में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट और बोल रहा है आयोडीन। कार्बोहाइड्रेट पे आयोडीन डालने पे इसका रंग नीला हो जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट का चेक करने का तरीका है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट लें कैसा भी और उस पर आयोडीन डालें तो उसका कलर नीला हो जाएगा, यानी वो कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग कौन सा होगा। आलू के रस में प्रोटीन होता है, बिल्कुल नहीं। वसा होता है, बिल्कुल भी नहीं। आलू के रस में ग्लूकोज, डायरेक्ट ग्लूकोज तो होता नहीं है। इसमें स्टार्च को ही कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। तो ये चौथा नंबर हो जाएगा। स्टार्च और आयोडीन मिलाने पे नीला काला हो जाता है, बिल्कुल सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कोई भी अभिक्रिया जो अविलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे कहा जाता है। अविलेय मतलब कोई भी, जैसे ये हो गया, यहाँ पे भी, इसमें अभिक्रिया करके जो भी प्रतिफल निकलता है उसमें अवक्षेप निकलता है, यानी ये नीचे जाकर ठोस अवस्था में बैठ जाता है। ऊपर विलयन होता है, नीचे ऊपर में विलयन होता है और नीचे में अवक्षेप बैठा हुआ रहता है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अवक्षेपन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी 19 का एक आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये, किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा? तो देखते हैं हम लोग। दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रतिरोध सबसे पहले R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी लंबाई कम करने पे प्रतिरोध भी घटेगा और लंबाई को जब बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ये हमेशा। तो क्या बोल रहा है कि 2 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, यानी यहाँ पे कटिंग कर दी। ये टोटल R रेजिस्टेंस था, इसको 2 बराबर भागों में काट देगा। तो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस? जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, क्योंकि लंबाई, जैसे ही लंबाई कम करेंगे तो प्रतिरोध भी घट जाएगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, किशोर अवस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्व से संबंधित है? मुहासे युक्त तैलीय त्वचा, शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बालों का बढ़ना, उनकी दिखावट के प्रति सचेतता, स्तन ग्रंथियों में वृद्धि। यानी ये बोला जा रहा है फीमेल स्त्री के रूप में, लड़कियों स्त्री के रूप में। स्त्री में क्या होगा? स्तन ग्रंथियों में वृद्धि। बाकी तीनों जो है गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से निम्न तत्व आणविक परमाणु की संख्या अधिकतम किसका होगा? तो एस का। आणविक परमाणु की संख्या ये 22 का 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है। निम्न कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है? अधिक खेती, समोच्च रेखीय जुताई, अधिक खेती, सिंचाई के घटिया तरीके, मवेशी चारण। अपरदन पर्यावरण समोच्च रेखीय जुताई, इसका आंसर हो जाएगा ये। समोच्च रेखीय जुताई वैसा जैसे एक ढलान कहीं पे जगह है, पहाड़ ही एग्जाम्पल में ले लें, और इस तरह से ऊपरी ओर जुताई किया जाता है, ढलान के विपरीत ओर। इस तरह से पानी को रोका जा सकता है, और ये अपरदन में भी, पर्यावरण के अपरदन में भी रोकने में कारक होता है। तो ये समोच्च रेखीय जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखते फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, किडनी इन्वॉल्व्स इन द गिवन प्रोसेस। मतलब कौन कौन सा प्रोसेस से यूरिन है जो किडनी द्वारा निकलता है? 3 प्रोसेस बताना है। तो सबसे पहले किडनी में क्या होता है, इस तरह से मान के चलते हैं, ये किडनी है, यहाँ पे इस तरह से ये सबसे पहले यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होता है, यहीं पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। फिर यहाँ पे री एब्जॉर्प्शन होता है, फिर यहाँ पे इलिमिनेशन, इस तरह से हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन, सबसे पहले फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। फिल्ट्रेशन, इलिमिनेशन, ये तो 2 गलत हो गया। फिल्ट्रेशन, इलिमिनेशन, फिल्ट्रेशन के बाद डायरेक्टली इलिमिनेशन नहीं होता है, री एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, री एब्जॉर्प्शन, इलिमिनेशन। यहाँ पे ये आंसर 24 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस जीवाणु की उपस्थिति में जल प्रदूषण का सूचक होता है? ये जल प्रदूषण का सूचक है ये इसका आंसर ए हो जाएगा। ई कोलाई कोलीफॉर्म, या कोलीफॉर्म एक बैक्टीरिया है जो मिट्टी और वनस्पति में पाया जाता है। मिट्टी हो गया, वनस्पति हो गया, ये सब में पाया जाता है, और ये जल प्रदूषक के रूप में, सूचक के रूप में काम करता है, कोलीफॉर्म।